हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है बिलियन, उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुण, जिसमें हमने 4 अणुसंख्या गुण बताए थे। क्वथनांक में ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये 4 हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात अणुसंख्या गुण के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया था। और अगला जो टॉपिक था इसमें हमारा वो है क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। यहाँ पर आज इसके ये अणुसंख्या गुण है, इसकी प्रॉपर्टी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली क्लासेज में हमने इस चैप्टर के संबंधित अन्य सभी वीडियो इसी अपने चैनल पे अपलोड किया है, तथा साथ में क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का वीडियो भी हमने अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको इन चैप्टर में कोई भी समस्या है तो आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपको मिलेगी ये प्लेलिस्ट पे एकदम पूरे क्रम वाइज सीक्वेंस के साथ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। किसी वीडियो के लिए आपको दूसरे चैनल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे सीक्वेंस के साथ अभी सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमको पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहला प्रश्न आता है कि यहाँ पर क्वथनांक होता क्या है। तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। यह हम डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन भी यूज होती है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। फिर से, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो क्वथनांक कैसे हुआ, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बिलियन है। बिलियन एक वाष्पशील द्रव है। बिलियन ये कोई द्रव है, एक वाष्पशील है। वाष्पशील मतलब होना ये वाष्प बन सकता है या बन जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम खुला इसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वाष्प बन के निकल जाएगा। जैसे पानी भी होता है, ये वाष्पशील है। अगर हम पानी को कुछ दिन खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पानी कम होता जाता है, वो वाष्प बन के उड़ता जाता है और एक समय आता है पानी समाप्त हो जाता है। कुछ द्रव ज़्यादा वाष्पशील होते हैं, जैसे आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको हम छोड़ देंगे खुला तो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं वाष्प बन के। पानी कुछ समय लेता है, काफ़ी दिन के धीरे धीरे ये उड़ता है। तो वाष्पशील द्रव होते हैं, कोई अधिक वाष्पशील होता है, कोई कम होता है। तो वाष्पशील होने से मतलब क्या है, यहाँ पर इसके अंदर जो द्रव के अणु होते हैं, इसके अंदर जो द्रव के अणु ये द्रव के अणु वाष्प बन के ऊपर उड़ना चाहते हैं। तो उनको रोका कौन है? इनको रोकता है वायुमंडलीय दाब। प्रत्येक इस पृथ्वी पर अगर हम पहाड़ों को छोड़ दें, मतलब जहाँ पर हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पहाड़ों पर अगर अधिक ऊंचाई पर को छोड़ दें तो पृथ्वी के अन्य सभी जगहों पर एक वायुमंडल का दाब सब जगह पर होता है, एक एटीएम का दाब सब जगह पर होता है। ये एक एटीएम का दाब जो होता है यह 1.013 बार के बराबर होता है। यह इतना बार के बराबर एक एटीएम प्रेशर होता है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर किसी भी पात्र पर, चाहे हम हुए, चाहे आप सभी हुए, चाहे कोई भी वस्तु हुई, सब पर एक एटीएम का दाब लगता है। यह दाब एक एटीएम का होता है। ये एक एटीएम का दाब है। यह जो एक एटीएम का दाब होता है, यहाँ पर निकलने वाले गैस की जो अणुओं का वाष्प दाब होता है उनको रोकता है, दबाए रहता है, निकलने ही नहीं देता है। और जब तक एक एटीएम का वाष्प दाब इसको दबाए हुए है तब तक इस द्रव के अणु आसानी से गैस अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। अब कैसे बदल जाएंगे?
अगर हम जानते हैं कि द्रव को गर्म करने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा के साथ में उसका वाष्प दाब भी बढ़ता है। अभी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं में बहुत तेज़ी से गति होने लगती है और वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो होता क्या है कि अगर इसको हम जब गर्म करेंगे तो जैसे जैसे गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, अधिक दाब होता चला जाएगा। कुछ समय के बाद जब हम बढ़ाते जाते हैं टेम्परेचर को, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इस द्रव के जो वाष्प दाब होता है, वह वाष्प दाब जो होता है, द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह इक्वल टू हो जाएगा 1 atm के। हमने कहा कि जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम गर्म करते हैं वाष्प दाब बढ़ता है, एक ऐसा टेम्परेचर बाद में हमको प्राप्त हो जाता है जिस टेम्परेचर पर इसका जो वाष्प दाब होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब से बराबर हो गया है तो इसको हम बोलते हैं कि लेवल में आ गया है। अब जैसे ही थोड़ा सा और हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो वायुमंडलीय दाब है वो हार जाएगा, वाष्प दाब उससे अधिक हो गया, और जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से जीत जाएगा तुरंत इसके अणु ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे। मीन्स कहते हैं कि अब वायुमंडलीय दाब इस द्रव के अणुओं को बाहर निकले से नहीं रोक पाएगा, अर्थात इस द्रव के अणु अब गैस में परिवर्तित होकर उड़ने लगे। यही पोजीशन तो हम क्वथनांक कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव के जो अणु होते हैं वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। तो जब वायुमंडलीय दाब जब तक दबाए हुए तब तक तो निकल नहीं सकता, और जैसे ही 1 atm के बराबर हो जाएगा या उससे अधिक होता है थोड़ा सा तो निकलने लगता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन नोट कर देते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है वह उसको हम बोलते हैं कि क्वथनांक है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन होता है, अर्थात अगर विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका क्वथनांक कम होता है, लेकिन अब विलयन में कुछ मिला दिया जाता है या विलायक में कुछ मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज करता है। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये विलायक यहाँ पर शुद्ध अवस्था में है, ये विलायक है, कैसा है, शुद्ध अवस्था में है, प्योर फॉर्म में है। हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम में पढ़े थे कि अगर कोई विलायक शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका वाष्प दाब P1 नॉट होता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 नॉट होता है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 नॉट होता है। P1 इसलिए लिखा जाता है, नॉट इसलिए क्योंकि वो बताएगा शुद्ध अवस्था में है, और 1 इसलिए लग रहा है कि ये विलायक का है, विलय का होता है वाष्प दाब, तो उसको हम P2 लिखते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि जैसे ही कुछ इसमें हम विलयन मिला देंगे, कुछ चीज़ें और ऐड कर देंगे, यहाँ पर कुछ हम मिला दिए तो क्या विलायक से अब बन गया विलयन। इस अवस्था में वह विलायक से बन गया विलयन,
और जब विलायक से वह विलयन बन गया तो अब उसका जो वाष्प दाब हो गया ये शुद्ध नहीं रहा, ये विलयन बन गया और अब ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब हम शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब न कह के विलयन का वाष्प दाब कहेंगे। विलयन का वाष्प दाब हो जाता है वो P1, विलयन का वाष्प दाब हो जाता है P1। अब यहाँ पर हम बात करें तो हम जानते हैं कि किसी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अधिक होता है इन कंपेरिजन टू विलयन बनने के बाद वाष्प दाब के। मतलब हम कह सकते हैं कि P1 नॉट की जो वैल्यू होती है वह ग्रेटर देन P1 होती है। मीन्स जब विलायक शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसका वाष्प दाब अधिक रहता है और जब विलयन बन जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि चाहे वह विलायक हो, अगर उसको हम क्वथनांक के पोजीशन तक लेके जाते हैं, उसको उबालना चाहते हैं, तब भी उसको गर्म करना पड़ेगा। और अगर P1 हमारा है, उसको भी विलयन बन गया है, तब भी उसको हमें क्वथनांक तक लेके जाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि किसको अधिक ताप देना पड़ेगा। जैसे ये सिंपल हम बात करें कि एक ATM तक हमें इसको पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है एक ATM तक। पहले ये यहाँ तक एक ATM तक ये हमको लेके जाना था। मान लेते हैं कि पहले इसका जो दाब था वो 0.5 ATM था, ये P1 नॉट की वैल्यू, ऐसा एक कल्पना हम कर लेते हैं। बाद में जब P1 बन गया, मतलब कि विलयन बन गया, तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। उसका वाष्प दाब कम हो गया तो 0.5 से कम हो जाएगा। मीन्स हम मान लेते हैं जो P1 की वैल्यू हो जाएगी वो 0.4 ATM हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ता है, और वाष्प दाब बढ़ते 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 जब एक ATM के पास पहुंच जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वह क्वथनांक की स्थिति में आ गया है। अब आप सोच के बताइए कि 0.5 ATM से एक ATM तक पहुंचाने में अधिक ताप देना हमें पड़ेगा कि 0.4 ATM से एक ATM तक पहुंचाने में अधिक ताप देना पड़ेगा? क्या भाई बताइए। हमने कहा कि हम ताप देंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। अब कितना वाष्प दाब बढ़ेगा, किसमें अधिक हमें ताप देना पड़ेगा? आप कहेंगे जाहिर सी बात है सर कि ये 0.5 है ATM, उसको एक ले जाने में हमें कम ही ताप देना पड़ेगा, और उसकी तुलना में ये 0.4 ATM है, उसको एक ATM तक लेके जाने में हमें अधिक ताप देना पड़ेगा। तो अगर हमें इसमें अधिक ताप देना पड़ रहा है शुद्ध अवस्था की तुलना में, इसका मतलब कि विलयन के क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया, बढ़ोतरी हो गई ना। जब शुद्ध अवस्था में था तो उसका कम ताप दे रहे हैं तभी वो उबलने लग रहा है, लेकिन जैसे ही वह विलयन बन गया है तो उसको हम अधिक ताप दे रहे हैं तब जाके उबल रहा है। तो सीधे सीधे एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि वाष्प दाब में उन्नयन होता है। अगर वाष्प दाब में उन्नयन होता है तो इसी बात को हम यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहेंगे कि ग्राफ के माध्यम से हम कैसे इस बात को हम समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा, हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ को, ये है, इस पर हमारा ताप है, इस पर हमारा ताप है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे वाष्प दाब है। वाष्प दाब है। अगर वाष्प दाब है तो हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पर हमने एक लाइन बनाया। आप पूछेंगे सर ये लाइन क्या है? ये बिजली का तार है। का भैया बिजली का तार है। बिजली का तार मतलब कि 1 ATM की लाइन है। अगर किसी का वाष्प दाब इस एक ATM, ये वाष्प दाब एक ATM का लाइन है वायुमंडलीय दाब का, इसको हम समझ सकते हैं कि बिजली का तार है। जैसे ही कोई विलयन का ताप एक ATM तक पहुँचेगा, किसी विलायक या किसी भी द्रव का ताप जो होगा वह वाष्प दाब जो होगा वह एक ATM तक पहुँचेगा, वह तुरंत
उबलने लगेगा, अर्थात क्वथनांक होने लगेगा। तो कह सकते हैं कि ये बिजली तार हो गया, इस बिजली तार के अगर कोनो मिला छुअत है तो तुरंत का हो यहीं उबले लगी है। समझ गया ना, कि बिजली तार है वो बिजली तार छुए मत और छुबत उबले। समझ गया ना, तो ये बिजली तार हो गया। अब हम मान लेते हैं कि कोई विलायक था, कोई विलायक जो हमने विलायक लिया था उसका यहाँ पर इतना दाब था, ये उसका ताप था यहाँ पर, और ये उसका दाब है। इसको दाब को जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमको पता है क्या होगा, उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ते 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 यहाँ पर 1 atm पहुँच गया। हमने कहा कि जैसे ही वह 1 atm पहुँचेगा, वो बिजली तार है उसको टच करेगा, वो बनने लगेगा। इसका मतलब कि ये जो है विलायक जो शुद्ध अवस्था में है वह यहाँ पर आकर उबलने लगेगा। ये TB इस शुद्ध अवस्था का है, इसलिए हम TB नॉट कहते हैं इसको। अब अगर इसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब P1 हो जाता है, और P1 जो है वो P1 नॉट से कम है, तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा मतलब पहले इतना वाष्प दाब था, जैसे ही विलयन बन गया तो टेम्परेचर तो उतना ही है लेकिन वाष्प दाब कम हो गया, तो वाष्प दाब कम होकर मान लेते यहाँ पर आ गया। ये वाष्प दाब जब कम होकर यहाँ पर आ जाएगा तो इसको फिर से उबालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करेंगे तो ये भी इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही बिजली का तार छू लेगा वैसे क्या हो जाएगा, वो भी उबलने लगेगा। अब ये विलयन बनने के बाद का दाब है, यह विलयन बनने का बाद का ये वाष्प दाब है जिस पर ये उबलने लगा है। इसका अगर हम टेम्परेचर देखें तो हमारे यहाँ आएगा। ये विलयन बनने का बाद ये क्वथनांक है, इसलिए इसको हम TB लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए आपकी, ये शुद्ध अवस्था में क्वथनांक था, ये विलयन बनने के बाद क्वथनांक है। शुद्ध अवस्था का क्वथनांक कम है और विलयन बनने के बाद क्वथनांक ज़्यादा है। इसका मतलब क्वथनांक में क्या हुई है, बढ़ोतरी है। पहले क्वथनांक जो था वह यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन अब जो क्वथनांक है वह यहाँ से यहाँ तक है। ये किसका है, विलयन का है। ये जो रेखा हमने बनाया ये किसका है, विलयन का है, और ये किसका है, विलायक का है। कितने की वृद्धि हुई है इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर डेल्टा TB। डेल्टा TB की वृद्धि हुई है, डेल्टा TB की वृद्धि हुई है। अगर हम कहें कि डेल्टा TB बराबर होता क्या है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू अधिक है, इसमें से TB में से हम TB नॉट को घटा दें तो ये हमें पता चल जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। हमें क्वथनांक में उन्नयन हो गया, ये क्वथनांक में उन्नयन। ये हमें पता चल गया कि कितना क्वथनांक में उन्नयन होगा। डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट। अब ये क्वथनांक में उन्नयन किस कारक पर निर्भर करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्वथनांक में अगर हम किसी तनु विलयन की बात करें, किसके लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए तनु विलयनों के लिए अगर जो विलयन यहाँ पर बनाया है वो तनु विलयन हो, बहुत ज़्यादा सांद्र विलयन ना हो, तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी तनु विलयन के लिए जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह उस विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हमने कहा, किसी तनु विलयन के जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह उस विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कहें तनु विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हमने कहा कि जो डेल्टा टी बी है अगर वो तल विलयन के लिए है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यम। यम क्या है यहाँ पर? मोललता है, मोललता है। अब ये प्रोपोर्शनल आया है तो हम जानते हैं कि जहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, जो कांस्टेंट आएगा हमारा आएगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। अब आप कहेंगे सर के बी क्या है? तो के बी जो है वह अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। क्या लिखेंगे? यहाँ इधर से हम बात कर रहे हैं, यहाँ डेल्टा टी, यहाँ के बी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। के बी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये हमने के बी के बारे में जान लिया। अब मोललता के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मोललता क्या होती है। वैसे मोललता वगैरह सब इस जो लेसन है उसके स्टार्ट में ही पढ़ाए थे कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो अगर हम कहते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना विलयन में विलायक और विलेय का द्रव्यमान और अणुभार क्रमशः विलायक के पहले लिखेंगे तो पहले हम द्रव्यमान को लिखेंगे फिर अणुभार को। द्रव्यमान W1 और M1 तथा ये हो गया विलायक के लिए द्रव्यमान और अणुभार, और ये विलेय के लिए जो द्रव्यमान और अणुभार होगा W2 और M2 है, M2। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मोललता का, तो मोललता क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मोललता हमारा क्या होता है? मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान स्पेशली किसमें होना चाहिए? केजी। तो हम यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना चाहें, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? m बराबर विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? द्रव्यमान बटे अणुभार। और यहाँ पर विलेय की बात हो रही है तो विलेय का कौन है? द्रव्यमान अणुभार यहाँ पर है। द्रव्यमान कितना आया है? W2 और अणुभार कितना है? M2। ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई। फिर विलायक का द्रव्यमान क्या है? W1 है। और दूसरी बात की यह है केजी में रहना चाहिए, इसलिए हम 1000 का यहाँ पर भाग कर देंगे। तो m बराबर हमें क्या मिल जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा W2 इंटू 1000 अपान W1 इंटू M2।
अगर इस पूरी वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पर लाकर रख दें, इस इक्वेशन में लाकर रख दें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको मिल जाएगा डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी और ये पूरी वैल्यू m की जगह पर रखेंगे W2 इंटू 1000 अपान W1 इंटू M2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया क्वथनांक उन्नयन का, कि अगर कोई विलयन दिया है उसमें किस किस चीज़ का मिलकर विलयन बना है, मीन्स कौन कौन से घटक उसमें मिलाए गए हैं, उसका अगर द्रव्यमान अनुभार हमको पता है तो हम आसानी से उसके क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। कई बार प्रश्न ऐसा ये भी आता है कि जो तत्व है, कौन सा तत्व मिलाया गया है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है। तो जिस विलेय को मिलाया जाता है उसका अगर मोलर द्रव्यमान हमसे पूछता है, अर्थात हमको वहाँ पर m2 को काउंट करना होता है, m2 को निकालना होता है, गणना करना होता है, तो m2 को इधर हम कर सकते हैं वहाँ पर, और डेल्टा टीबी को इधर कर देंगे, बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे kb इंटू W2 इंटू 1000 अपान ये डेल्टा टीबी यहाँ पर आ जाएगा और इंटू W1। इस सूत्र के द्वारा हम जो विलेय पदार्थ है उसके मोलर मास की भी गणना कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में बात किया कि ताप बढ़ने पर क्वथनांक में किस प्रकार से वृद्धि होती है और कौन से कारक होते हैं जिसके कारण ये वृद्धि होती है। तो ये टॉपिक आज का था जिसमें हमने इसके बारे में बात की। अगर आपको ये टॉपिक में अभी समझने में कोई दिक्कत हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके आंसर देंगे ज़रूर से ज़रूर। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया ऐप से जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम का चैनल का यहाँ पर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग कोई भी, और इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं प्रश्न को, और चाहे तो आप इस वीडियो के अंत में ही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये सब आपके लिए है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बेशक कमेंट करिए, हम उसको आंसर देंगे। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उनको भी लाभ मिले और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े कि जो हमने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार आपका, आपने वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद, थैंक यू।